देखिए, इससे पहले जो आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया था वो क्या था, तो वो भारत में यूरोपियों का आगमन और यूरोपियों का संघर्ष था। ठीक है, ये मूल रूप से क्या है, जो भारत में यूरोपियों का विस्तार हो रहा है उससे संबंधित है। इसलिए आप देख रहे हैं कि आपको सारी नीति दिखाई दे रही है ऑलमोस्ट एक जैसी, लेकिन उसमें कई अलग अलग पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा ये आप लोग का मैंने आप कह सकते हैं एक्सरसाइज सेट होने जा रहा है। ठीक है, और हम लोग चैप्टर वाइज ही आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आपने चैप्टर किया था उसी के अनुसार। अब ये हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स की जो आर्थिक शोषण की नीति होगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन किया है सब लोगों ने? हैं, कितने लोगों ने? अच्छा, पहला किए हैं अभी। देखिए, वेलेज़ली द्वारा की गई सहायक संधि की शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंग्रेज अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध तो कर सकता है किंतु संधि नहीं। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। क्या है इसका आंसर? सी ना। तो देखिए, जो आपने सहायक संधि देखा था, मुख्य रूप से वेलेज़ली की सहायक संधि के नाम से ये जाना जाता है। तो इसमें आपने देखा था कि क्या था, इसमें यह था कि अब जो क्षेत्र था वो पूर्ण रूप से यानी बाहरी और आंतरिक समस्त चुनौतियों के लिए अंग्रेजी संरक्षण में होगा, और अंग्रेजों द्वारा क्या होगा, इसके लिए एक सैन्य टुकड़ी रखा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सैन्य टुकड़ी तैनात करने का भी प्रावधान सही है। और यहाँ पे जो कह रहे हैं कि सहयोगी पक्ष अंग्रेजों की मतलब अनुमति के बिना युद्ध लड़ सकता था किंतु संधि नहीं, ये गलत है, क्योंकि जब बाहरी और आंतरिक समस्त चुनौतियां वो अपने पास लेके रखे थे तो युद्ध भी नहीं लड़ सकते थे दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहला सही है, तीसरा सही है, तो आंसर क्या हो जा रहा है आपका? सी। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा सी। आइए, अब ये क्या है, दूसरा। अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजघाट की संधि की थी? फैक्चुअल वाला है, किसके साथ की थी? ये इंदौर के होलकर से किया था। ठीक है, मुख्य रूप से देखिए क्या था कि जब ब्रिटिशर्स जो है वो भारत में अपने साम्राज्य विस्तार की नीति कर रहे थे, तो उनको लगातार क्या करना पड़ा था, अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध करना पड़ा था। उसी युद्ध के क्रम में अब जो कंपनी, अभी तो 1857 से पहले कंपनी ही है, तो जो कंपनी थी, ब्रिटेन में कंपनियों के जो शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने पैसा लगाया था, अब उनको युद्ध में खर्चा इतना ज्यादा पड़ रहा था कि उसके अपेक्षाकृत क्या हो रहा था, उनको लाभ कम दिखाई दे रहा था, और पहले की तुलना में लाभ का स्तर भी गिरता जा रहा था। तो चूंकि वो तो व्यापारिक कंपनियां थी ना, तो इस वजह से उनको लाभ ही सबसे महत्वपूर्ण पक्ष दिखाई दे रहा था। और ऐसे में क्या हो रहा था, जो यूरोप में राजनेता थे, यूरोप क्या मुख्य रूप से ब्रिटेन, तो जो ब्रिटेन के राजनीतिक दल थे, राजनीतिक सदस्य थे, और यहाँ पर कंपनी में जो निवेशक थे, उन सभी के दबाव में क्या करना पड़ा था, फिर उनको युद्ध की नीति को त्यागना पड़ा था एक स्तर पे जाकर। और उसी के तहत फिर क्या हो रहा था, तो ये जाकर के इंदौर के होलकर के साथ क्या करते हैं, संधि कर लेते हैं ताकि युद्ध ना करना पड़े। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर तो ये घटनाक्रम मैंने बता दिया, लेकिन आपको ये फैक्चुअल पॉइंट पे ध्यान रखना है कि मराठा सरदारों में जो इंदौर के होलकर थे, उन्हीं के साथ कौन संधि हो रही है, राजघाट की संधि हो रही है। ठीक है, तो दूसरे का हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसने राज्य विलय का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया था? आसान नहीं है, किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ये क्या जा रहा है? सी। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है, कथन 1 और कथन 2। आपको इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है। ध्यान रखिएगा, कैसा परीक्षण करना है, हाँ हड़ाइएगा नहीं। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर इस प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। ऐसा हर प्रश्न में लिख देना चाहिए ताकि बच्चे एक बार क्या करें, वो जो एक्स्ट्रा अलर्टनेस होता है ना, उस पर फोकस करें। कथन क्या है इसमें? लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 में किए गए अवध के समामेलन के फलस्वरूप सिपाहियों की आर्थिक अवस्था दुष्प्रभावित हुई थी। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा, समामेलन का मतलब विलय से है।
ठीक है। सैनिकों की आर्थिक अवस्था दुष्प्रभावित हुई थी। सिपाहियों को अवध में उस भूमि पर जहां उनके परिवारजन रहते थे ऊंचे कर देने पड़ते थे। सही है। मतलब वो टीका लगा के जय श्री राम वाला। देखिए यहां पर ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। ठीक है। अब आते हैं अभी आगे के उस पे। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि देखिए आपने देखा था कि जब 1857 की क्रांति आप पढ़ रहे थे तो 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण क्या था कि अवध के क्षेत्र से, केवल अवध के क्षेत्र से लगभग 70,000 सैनिक क्या थे, वो ब्रिटिश सेना में थे। अवध का विलय हो गया तो कहीं ना कहीं उन सैनिकों के घरों में भी तो एक उच्च दाम पर, क्योंकि वहां पर देखा था फिर उन्होंने अपनी भू राजस्व नीति लगा दिया था और वहां पर क्या हो रहा था, एक उच्च कर के रूप में उनसे लगान वसूला जा रहा था। अब ये बात तो सही है, तो सैनिक के घर उसमें छूटे थोड़ी ना थे। जब सबसे वसूला जा रहा है तो सैनिकों के घर से भी वसूला जाएगा। दूसरी चीज क्या है, अब यहां पर देखिए कि विलय के पश्चात सिपाहियों की आर्थिक अवस्था दुष्प्रभावित होगी कि नहीं होगी। जाहिर सी बात है, इसके दो कारण आप देखेंगे। फिलहाल चूंकि इसी घटनाक्रम से जोड़ के देखें, दूसरा कारण तो सैनिक विद्रोह से है, इसी घटनाक्रम से देखिए कि जब परिवार के लोगों का क्या है, एक बड़ा हिस्सा कर में चला जाएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो दुष्प्रभावित हो ही रही है। ठीक है। तो बात दोनों सही है, दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं और कथन दो, कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं और कथन दो, कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन एक सत्य है, कथन दो, पहले तो दोनों सही है, इसका मतलब अब आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं। ठीक है। अब देखें यहां पर दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं, दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं ना। उसका कारण क्या है, क्योंकि दोनों ही जगहों पर दोनों कथन अलग अलग सत्य कह रहा है, इसलिए यहां पर भी हमको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अब सवाल ये उठता है कि कथन दो क्या कथन एक का सही स्पष्टीकरण कर रहा है या कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। कर रहा है ना, क्योंकि देखिए टॉपिक लिंक हो रही है भाई। इनकी अर्थव्यवस्था क्यों दुष्प्रभावित हो रही है, क्योंकि इनके परिवारजनों से क्या किया जा रहा है, ऊंचा कर वसूला जा रहा है। तो उसी में तो आपको कारण भी बता दिया गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका आंसर ए। ठीक है। तो ये आपका थर्ड था, ये फोर्थ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर लें, पहले बड़ा कर लिया था, बाद में जरूरत होगी तो नीचे कर लेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है, कथन एक तथा कथन दो। इन दोनों कथनों का भी सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन एक पहले पढ़ लीजिए। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को उनके क्षेत्र में कुशासन होने के तर्क पर गद्दी से उतारकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया था। सही है, कथन तो सही है। नवाब पर यह अभियोग था कि वे विद्रोही मुखिया और तालुकदारों पर नियंत्रण पाने में असमर्थ हैं। ध्यान रखिएगा, जब उनके ऊपर कुशासन का आरोप लगाया गया था तो उनके ऊपर आरोप ही यही था कि वो क्या कर रहे हैं, विद्रोही जो मुखिया हैं और उनके तालुकदार जो हैं उन पर क्या कर रहे हैं, नियंत्रण लगाने में असमर्थ हो रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं, एक तरह से संरक्षण भी दे रहे हैं। ठीक है। तो ये दोनों ही बातें क्या हो गई, सही हो गई। ठीक। तो अब यहां पर देखिए दोनों कथन, अब पुनः वही बात आएगा कि पहले तो अगर हम यहां बात करें तो ये दो कथन तो वैसे ही बात खत्म हो गई। ठीक है। दोनों कथन अलग अलग सही है, दोनों कथन अलग अलग सही है। और कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण है या कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आप लोग बताइए स्पष्टीकरण है या नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन लोग इसी में परेशान होते हैं, कथन कारण वाले में। आप बताइए स्पष्टीकरण है कि नहीं है। भाई एक तरफ आप देख रहे हैं कि इनके ऊपर कुशासन का आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ क्या है, नीचे क्या है, उसका कारण बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये कथन दो जो है वो कथन एक का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है। और अगर सही स्पष्टीकरण है
तो अब आपके पास आंसर क्या हो जा रहा है? आंसर क्या हो रहा है? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण नीति के प्रमुख उद्देश्य थे भारत में ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना, भारतीय सहयोगी राजाओं से छुटकारा पाना, भारत में ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कपास के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। सही है? भारत में ब्रिटेन से निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना है, सही है। भारतीय सहयोगी राजाओं से छुटकारा भी पाना चाहता था वो, इसीलिए वो क्या कर रहा था, देखिए उसका मानना था कि भारतीय जो राजा हैं उनसे जितना सहयोग प्राप्त करना था, उनके सहयोग का लाभ प्राप्त करना था, वो सब हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अब जो है संपूर्ण ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसमें विलय हो जाना चाहिए। इसलिए आपने देखा डलहौजी के शासनकाल में क्या था, बड़े पैमाने पर अलग अलग कारणों से क्या हो रहा था, विलय किया जा रहा था। क्योंकि जो शासक अयोग्य है तो वो तो आपकी वैसे ही नीति के साथ चल रहा था या आगे भी चलता, लेकिन फिर भी नवाब का पद वहां से पूरी तरह से अपने मतलब समाप्त करके पूरे साम्राज्य को अपने अधीन कर लेना। सिक्किम का विलय आपने देखा, बर्मा पे युद्ध करके आपने देखा। इसके अलावा आप देख रहे थे कि किस तरह से जो अवध पर कुशासन का आरोप लगाए हैं, गोद प्रथा जो था निषेध कर दिए हैं, सब तमाम कारण ढूंढ रहे थे कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को अपने साथ मिला सकें। ठीक है, तो कमजोर तो सब राजा हो ही चुके थे, तो बचे कुचे भी जो थे उनसे भी छुटकारा पाना चाहते थे। और तीसरी चीज क्या थी कि भारत में ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कपास के रूप में कच्चे सामान की आवश्यकता थी। और चूंकि देखिए जो अवध का क्षेत्र का भी विलय किया गया था, आज भी अगर आप देखिए तो अवध का क्षेत्र क्या है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं अवध जो था उस समय न केवल जनसंख्या के दृष्टिकोण से बल्कि आर्थिक समृद्धि में भी क्या था, ये काफी अच्छी स्थिति में था। और ऐसे में क्या था, यूरोप में बड़े पैमाने पर क्या हो रहे थे, वस्त्र का उत्पादन हो रहा था। और उन वस्त्रों को क्या था, भारत में मुख्य रूप से उत्तर भारत के क्षेत्रों में लाकर के बेचना इनका मुख्य उद्देश्य होता था। ठीक है, देखिए उत्तर भारत में एक और भी बात है, देखिए जनजातीय लोग जो होते हैं उनका परिधान अपना अलग होता है, वो अलग अलग तरह के मतलब उस समय भी वेशभूषा धारण करते थे। लेकिन जो उत्तर भारत के लोग होते हैं वो मिश्रित संस्कृति में थे और वो क्या करते थे, मुख्य रूप से समस्त प्रकार के वस्त्रों को धारण करते थे। और वेस्टर्न जो कल्चर आ रहा था या इंडियन जो कल्चर था उसको भी नए तरह से अडॉप्ट कर रहे थे। तो इनको बड़े पैमाने पे क्या था, कहते हैं कि जो यूरोप में मुख्य रूप से ब्रिटेन बार बार यूरोप निकल जाता है, तो कहते हैं कि जो ब्रिटेन में मैनचेस्टर था, क्योंकि मैनचेस्टर आप जानते हैं ना वस्त्र उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है ना, तो जो ब्रिटेन का मैनचेस्टर था वहां का जो उत्पादन था वस्त्रों का, उस वस्त्रों के उत्पादन के लिए क्या था, इनको एक बाजार की भी आवश्यकता थी और साथ ही साथ क्या था, वस्त्रों के उत्पादन के लिए कपास की भी आवश्यकता थी। ठीक है, तो बाजार के रूप में भी क्या था, भारत में निर्यात बढ़ाना चाह रहे हैं मतलब बाजार बढ़ाना चाह रहे हैं, अवध को उसे लाके जोड़ सकते हैं, प्लस कपास के रूप में भी जरूरत है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी, क्वेश्चन नंबर 6। 7, व्यक्तिगत के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सिद्धांत का उद्देश्य उन राज्यों में लोकतंत्र लागू करना था जिनके पास भविष्य में शासन करने के लिए जैविक उत्तराधिकार नहीं थे। जैविक मतलब बायोलॉजिकल, जिसे आप कहते हैं ना बायोलॉजिकल फादर ना, मतलब किसी को अडॉप्ट करके या अन्य किसी प्रावधान से नहीं ना, तो जैविक उत्तराधिकार नहीं था, मतलब जो नवाब या राजा हुआ करते थे उनके अपने खुद के संतान नहीं थे, तो वहां पर लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। और ये पूरी लाइन क्या कह रहा है, इस सिद्धांत का उद्देश्य, किसका, व्यक्तिगत सिद्धांत का उद्देश्य उन राज्यों में लोकतंत्र लागू कराना था जिनके पास भविष्य में शासन के लिए जैविक उत्तराधिकारी नहीं थे। अरे भाई, ब्रिटिशर्स जैसे शासनकाल में लोकतंत्र का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता है ना, बल्कि अगर इससे पहले की बात करें तो भारत में क्या था, भारत में इससे पहले व्यवस्था थी कि उत्तराधिकार के नियम के तहत क्या होता था, यदि कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वहां पर स्थानीय लोगों को अपना राजा चुनने का अधिकार होता था। ठीक है, अवध के इस नीति के तहत ब्रिटिश अधिकार में लिए जाने वाला पहला राज्य था। अवध इस नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में लिए जाने वाला पहला राज्य था, यही व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत।
तो पहला जो था वो सतारा था ना, तो अवध तो अंतिम राज्य था, ठीक है। अवध 1856 में है, 1854 में नागपुर था, 1853 में झांसी था। फिर आप देखेंगे तो जैसे सतारा जो था वो क्या था, 1848 का है। फिर आप 49 में देख रहे हैं जैतपुर और संभलपुर था 1849 में। फिर 50 में उसके बाद आप देख रहे हैं तो जो मतलब हाँ बघाट था, उसके बाद जो है उदयपुर था ना, उसके बाद मतलब 54 में नागपुर था, 53 में झांसी था। मतलब क्रम से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले आप देखेंगे तो 1848 क्या हो रहा है, सतारा का है, ठीक है। इसके बाद 1849 में आप देखेंगे तो जैतपुर व संबलपुर है, ठीक है। इसके बाद फिर 1850 के करीब में आपको क्या है, ये बघाट वगैरह दिख रहा है। 1853 में है कौन सा, 1853 में झांसी ना, 1854 में नागपुर, 1856 में फिर जाकर के अवध, ठीक है। तो ये मतलब इसी में क्या था, उदयपुर वगैरह भी बीच में था ना। तो कुल मिलाकर के मुख्य रूप से तो सतारा ध्यान होना चाहिए और अवध, अवध अंतिम राज्यों में से था, ठीक है। तो अवध की इस नीति के तहत ब्रिटिश अधिकार में लिए जाने वाला पहला राज्य था। तो कहीं ना कहीं ये भी गलत हो रहा है, तो सही कौन सा है, ना तो एक ना तो दो, डी हो जा रहा है, ठीक है। अभी हो जाएगा 8वां, भारत में आरंभिक औपनिवेशिक इतिहास लेखन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। भारत में आरंभिक औपनिवेशिक इतिहास लेखन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेम्स मिल ने 1817 में ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक लिखी। तो जब आप लोग को एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, हालांकि यहाँ पर भी उस समय जब पढ़ाया था, प्रारंभ किया था, तो पहले इनकी क्लास में बताया था कि भारत में जो इतिहास का वर्गीकरण हुआ है वो किस आधार पे हुआ है। जो जेम्स मिल ने क्या किया था, अपने जो ब्रिटिश भारत का इतिहास इनकी पुस्तक है उसमें बताया था कि भारत में क्या है, एक काल जो है हिंदू काल है, दूसरा काल जो है मुस्लिम काल है, और तीसरा काल जो है उसे आधुनिक काल या ब्रिटिश काल कहा है, ठीक है। और उसी को हम लोगों ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से क्या कर लिया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के दृष्टिकोण से उसका अध्ययन किया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बात तो सही है। उसने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया, हिंदू काल, मुस्लिम काल, और यहीं पर उस समय भी मैं इस चीज की चर्चा कर रहा था और मैंने आपको बताया था कि देखिए कितने होशियार हैं कि अपने काल को आधुनिक काल और ब्रिटिश काल बता रहे हैं, अपने काल को धर्म के आधार नहीं बता रहे हैं। तो इन लोगों का क्या मानना था ना, और सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए कि जेम्स मिल जो है भारत के बारे में इतना उल्लेख कर रहे हैं, और ये कभी भारत यात्रा नहीं की है, भारत कभी आए नहीं है, और भारत के बारे में संपूर्ण अपना लेखन जो है वो प्रस्तुत कर चुके हैं। तो इन लोगों का क्या मानना था, इनका मानना था ना कि जब तक इन्होंने औपनिवेशिक नीति प्रारंभ नहीं की थी तब तक पूरी दुनिया जो थी वो धर्म के केंद्र में बधी हुई थी, और सबसे ज्यादा धर्म के केंद्र में तो अपने लोग बधे हुए थे ना, जो मैंने बताया था ईसाइयत किस तरह से वहां पे चल रही थी। तो ये मानते थे कि पूरी दुनिया में जो है धर्म जो है वो केंद्र में था, और भारत जैसे देशों में या आसपास के क्षेत्रों में क्या था, हिंदू मुस्लिम बस यही आधार था। और सभी लोग क्या थे, असभ्य थे, बर्बर थे, उनको किसी प्रकार की संस्कृति या जो आधुनिकता था उसकी समझ नहीं थी। और जब ये लोग आए हैं तब इन्होंने क्या किया, लोगों को सभ्य बनाया है, लोगों को मतलब विकास की गति पर लाया है, उनको एक व्यवस्था में लाकर, सिस्टम में लाकर जोड़ा है। तो इसीलिए आप बार बार सुनते रहते हैं कि मतलब अपने आप को लगातार लोग सभ्य कहते रहते थे, और यहाँ वाले या कहीं पर भी स्थानीय लोग जो होते थे उनको क्या कहते थे, असभ्य कहते थे, ठीक है। तो देखिए मतलब कुल मिलाकर मेरा ये कहने का मतलब है कि कभी भारत आए नहीं और इतना बड़ा उल्लेख भारत के बारे में हो गया वहीं बैठे बैठे। इसी को हम लोग कहते हैं पूर्व ग्रह से ग्रसित होना ना, तो पॉलिटी में अक्सर शब्द का प्रयोग होता है। जेम्स मिल वास्तव में कभी भारत नहीं आया, लेकिन उसका यह विश्वास था कि एशियाई समाजों में सभ्यता का स्तर यूरोप की तुलना में काफी नीचे है।
तो ये बात अभी जो व्याख्या किया उसके अंतर्गत आपको दिखाई दे जा रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा, 8वें का बी। ठीक है, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए थे? सहायक संधि प्रथा, इसके बारे में बात कर रहे हैं वेलेस्ली। तो सहायक संधि प्रथा सही है। अच्छा, खुला युद्ध की चर्चा हो रही है। खुला युद्ध के लिए, क्योंकि वेलेस्ली तो हमेशा से क्या है, सहायक संधि पर, मतलब सहायक संधि के लिए जाना जा रहा है। लेकिन इसकी नीति के तहत क्या था, खुला युद्ध भी था। क्योंकि करता क्या था, करता यह था कि भाई हम आपको सहायक संधि के लिए मतलब एक तरह से प्रस्ताव देते हैं, मान लीजिए तो अच्छी बात नहीं, युद्ध हो जाता था। तो ये क्या, एक खुला युद्ध का ही तो निमंत्रण था। भाई सामान्यतः युद्ध में कोई ना कोई कारण बनता है, लेकिन यहाँ पर जैसे आपने कहा कि मैसूर राज्य को देखा, अब मैसूर राज्य में क्या हो रहा है, वो टीपू सुल्तान को कहे कि भाई सहायक संधि स्वीकार लो, वो कहे कहाँ स्वीकार ले, कहे आओ मैदान में, दो दो हाथ हो जाता है। फिर तो खुला युद्ध ही तो हो रहा है ना। तो ये भी क्या है, सही है। पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों के इलाकों को हड़पना, तो सही बात है, क्योंकि पहले से अधीन बनाए जा चुके मतलब क्या था, धीरे धीरे इसका भी सिद्धांत यही था कि ज्यादा ज्यादा क्षेत्रों को अपने में मिला लें। ठीक है, और प्लस व्यक्तिगत सिद्धांत इनका था नहीं। तो पहला, दूसरा और तीसरा सी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकारा था? हाँ, क्योंकि 1798 हैदराबाद था ना। उसके बाद फिर आपने देखा तो 1799 में हाँ तंजौर था, त्रावणकोर था, मैसूर था। फिर उसके बाद आपने देखा 1801 में जो है अवध था। 1802 में जाकर के पेशवा लोग थे। ठीक है, तो हाँ पेशवा मतलब मराठा। तो अब यहीं पर क्या है, सबसे पहले किस शासक ने स्वीकारा था? तो हैदराबाद के निजाम ने। ठीक है, 11वां, लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य हुआ? अभी तो चर्चा हम लोग किए थे, सतारा हो गया था। क्योंकि इसमें फैक्चुअल ज्यादा है ना, इसलिए क्वेश्चन आसान है। जहां फैक्चुअल है वो क्वेश्चन आसान हो जाता है। बारहवां, वर्ष 1798 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अभिकल्पित सहायक मैत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है। अभिकल्पित सहायक मैत्री, ध्यान रखिएगा, जिसे सहायक संधि कहते हैं वो क्या है, एक सहायक मैत्री संबंध के रूप में भी कहा जाता है। अभिकल्पित मतलब एक केवल कल्पना के रूप में तो मैत्री संबंध है, बाकी तो सब बेवकूफ बनाने जैसा ही उसमें बातें हैं ना। तो तथाकथित भी कह सकते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स ने कहा तथाकथित आपके साथ सहायक संधि हम लगा रहे हैं, हम आपका रक्षा करेंगे, किसी के साथ युद्ध होने में हम आपके सामने क्या करेंगे, अपनी शक्ति का पूरा मतलब दम लगा देंगे, आपको कुछ होने नहीं देंगे। तो ये सब क्या है, ये सब उनकी बातें थी ना। तो ब्रिटिश सत्ता के साथ सहायक मैत्री करने वाले राज्य क्षेत्र अपने आंतरिक तथा बाह्य संरक्षण के लिए जिम्मेदार थे। ब्रिटिश सत्ता के साथ सहायक, कौन सा सही नहीं है, ब्रिटिश सत्ता के साथ सहायक मैत्री करने वाले राज्य क्षेत्र अपने आंतरिक तथा बाह्य संरक्षण के लिए जिम्मेदार थे। आइए पढ़ लेते हैं। मित्र राज्य के राज्य क्षेत्र में एक ब्रिटिश सशस्त्र सैन्य दल तैनात किया जाना था। ये सही है, सही है। मित्र राज्य द्वारा अपने राज्य क्षेत्र में ब्रिटिश सैन्य दल के अनुरक्षण के लिए संसाधन उपलब्ध कराया जाना था। भाई जब आप उनको पैसा दे रहे हैं तो पैसे के साथ साथ भाई उनके लिए अन्य प्रकार के भी संसाधन आप ही उपलब्ध कराएंगे ना, क्योंकि सेना की सुरक्षा, सेना के लिए आवश्यकता जो चीजें हैं वो सब आपकी जिम्मेदारी, हम सैनिक दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये भी था। मित्र राज्य को अन्य शासकों के साथ समझौता करने के लिए ब्रिटिश सत्ता की अनुमति चाहिए थी। ठीक है, तो जानते हैं मित्र राज्य को अन्य शासकों के साथ किसी भी तरह की समझौता बिना इनके नहीं कर सकते। अब यहां पर देखिए शब्दों में किस तरह से फंसाया जा रहा है। क्या कह रहा है, ब्रिटिश सत्ता के साथ सहायक मैत्री करने वाले राज्य क्षेत्र अपने आंतरिक तथा बाह्य संरक्षण के लिए जिम्मेवार थे।
ना भाई, ये तो ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिया था ना कि आपका बाह्य और आंतरिक दोनों सुरक्षा जो है वो हम ध्यान देंगे। तो सही कौन सा नहीं है, तो ए सही नहीं है। 13, राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य राज्य अपहरण नीति, मतलब वही जो राज्य हड़प नीति आप कह रहे हैं ना, वही, ठीक है। हाँ, भारतीय रियासतों में विद्रोह को नियंत्रित करना, ब्रिटिश सैन्य शक्ति को बढ़ावा देना, जमींदारी को नियंत्रित करना, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। भाई विलय लगातार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात क्या है, अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहेंगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13वें का डी हो जाएगा। भाई यहाँ पर भारतीय रियासतों के विद्रोह को कोई नियंत्रित को करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। और प्लस जो है ब्रिटिश सैन्य शक्ति, ठीक, 13वें का डी। ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था, बताएंगे किन प्रांतों को कहा जाता था। ये तो आराम से जान ही रहे हैं, बंगाल है और बंबई है, तो इसको और इसको कहा नहीं जाता था। तो कौन सा है, पहला और तीसरा, सी हो जा रहा है, ठीक है। 15 सहायक संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संधि की शर्तों के अनुसार भारतीय राज्यों को कंपनी द्वारा संरक्षित किया जाना था, भारतीय राज्यों को कंपनी द्वारा संरक्षित किया जाना था, लेकिन इसके लिए उन्हें सहायक सेना के लिए भुगतान भी करना पड़ता था। सही है ना। यदि भारतीय शासकों द्वारा सहायक सेना के खर्च का भुगतान नहीं किया जाता था तो दंड स्वरूप उनके राज्य के एक निश्चित हिस्से को छीन लिया जाता था। सही है। देखिए जब आप लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे थे तो वहां मैंने आपको बताया था ना कि आसिफुद्दौला के समय में एक फैजाबाद की संधि हुई, जहां पर क्या था, फिर जो बनारस खंड का क्षेत्र था वो ब्रिटिशर्स ने अपने हिस्से में लेकर के फिर वहां के स्थानीय व्यक्ति को दे दिया था। क्यों किया था, क्योंकि उस समय आपने वहां पर वो भी चीज पढ़ा था कि वहां पर जो सेना था उसके खर्च को बढ़ाया जा रहा था, और खर्च को बढ़ाया दे रहा था तो नवाब देने में सक्षम थे नहीं। तो संधि के तहत ये भी नियम था भाई, जैसे कह दिए कि आप सेना का खर्च उठाएंगे, नहीं उठा पाए तब, तो नहीं उठा पाए तो आपके एक राज्य क्षेत्र को अपने हिसाब से क्या करते थे, वो ले लेते थे, ठीक है। तो ये भी सही है। 1801 में अवध के नवाब को अपने राज्य क्षेत्र, देखिए वही हिस्सा आ रहा है, 1801 में अवध के नवाब को अपने राज्य क्षेत्र का आधे से अधिक हिस्सा कंपनी को देना पड़ा था, क्योंकि वह सहायक सेना का खर्च उठाने में विफल रहा था। इसी तरह हैदराबाद को भी अपने राज्य क्षेत्रों को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। मैंने आपको इस तरह के सवालों के लिए पहले बताया कि यदि एक ही पॉइंट पर दो बातें कही जा रही है और आप पहले के लिए श्योर है, जैसे अवध वाले के लिए आप श्योर है कि हाँ क्षेत्र तो दिए थे, तो स्वाभाविक है हैदराबाद के लिए भी दिए ही रहे होंगे। अगर आपको नहीं भी चर्चा में कहीं पता है तो भी आप इतना समझिएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जा रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा, 15वें का डी। रियासतों के लिए ब्रिटिश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घेरे की नीति, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति और समान संघ की नीति, ठीक है। तो अब ये आप लोग के लिए थोड़ा नया दिखाई दे रहा होगा ना। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, ठीक है, वो घेरे की नीति थी। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1765 से लेकर के 1813 तक इन्होंने एक नीति का प्रयोग किया, ठीक है। उसके बाद 1813 से लेकर के ये 1857 तक एक नीति का प्रयोग किया। 1935 से 1947 और ये हो जाएगा 1857 से 1935, ये 1813 से लेके 1857 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, चूंकि एक तो घेरे की नीति थी, घेरे की नीति के तहत क्या था, 1765 में लाया गया था, तो उसमें कौन सा था,
वॉरेन हेस्टिंग उसके बाद मतलब मुख्य रूप से इसके जिम्मेदार के तहत माना जाता है, क्योंकि फिर आप देख रहे हैं उसके बाद उसी का मुख्य रूप से शासनकाल आ रहा है। ठीक है, तो ये काल हम लोग इतना लंबा पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग क्या 65 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी इलाहाबाद की संधि से लेकर के फिर 1813 तक की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर काल में आपको थोड़ा पहले से दिखाया जा रहा है, लेकिन इसका मुख्य जो प्रायोजक तत्व लेके आया था वॉरेन हेस्टिंग के समय माना जाता है। ठीक, ये एक तो घेरे की नीति को पहले याद रख लीजिए, ठीक है, और दूसरे स्तर पे चूंकि देखिए संघ की नीति की बात आ रही है ना, एक आ रहा है जैसे समान संघ की नीति, तो समान संघ की नीति के तहत अगर आप देखेंगे तो भारत में 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत क्या है, एक संघीय ढांचा मिला है। इसीलिए आप देखते हैं वहीं पर फिर क्या हो रहा है, भारत में एक संघीय जो कोर्ट है उसकी स्थापना हो रही है, संघीय बैंक की स्थापना हो रही है। तो कहीं ना कहीं 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत ये मान लिया गया कि भारत में कई प्रांत जरूर हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या है, एक संघीय व्यवस्था है। तो संघ की व्यवस्था क्या होगी, समान संघ की नीति। संघ शब्द आएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो कहां से चला जाएगा, वो आपका अंतिम चरण में चला जाएगा। इसका मतलब ये कहां पे चला जा रहा है, ये आपकी संघ की नीति जा रही है। अब इसी से ठीक है पहले अर्ध संघ की नीति कर लीजिए, क्योंकि अब क्या था, ये 1857 के बाद से क्या कर रहे थे, ये हड़प नीति का प्रावधान समाप्त कर दिए थे। और हड़प नीति का प्रावधान समाप्त करने मतलब क्या था कि इसके बाद उन्होंने क्षेत्र पर विलय करने का काम जो है बंद कर दिया था। आप देखिए सबसे बड़ा विलय का काम कहाँ हो रहा है, वेलेस्ली के समय में हो रहा है। 1857 के बाद क्या होता है, इन्होंने ये सब काम बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो प्रांतीय स्तर पे लोग काम कर रहे थे, देशी रियासतों काम कर रहे थे, उनको क्या था, केंद्रीय प्रशासन की तरफ नियंत्रण कर रहे थे, पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं कर रहे थे, कुछ उनकी स्वायत्तता थी, तो एक अर्ध संघ की व्यवस्था दे रहे हैं उनको। ठीक है, तो एक यहाँ पर कर लीजिए और एक आपका पृथककरण वाला आ रहा है। अब उससे पहले पृथककरण वाला कर लीजिए, अधीनस्थ पृथककरण की नीति। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये पॉलिसी ऑफ सब ऑर्डिनेट आइसोलेशन, मतलब इनके अधीनस्थ हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या है, उनको अपने अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह से क्या रखा है, स्वतंत्र रखा। ऐसा नहीं था ना कि जिस तरह से भारत के क्षेत्रों को अगर आप मिला लिए तो उनका बड़ा मतलब उनकी व्यवस्थाओं को बड़ी बेहतर तरह से चलाना चाह रहे हो। उनकी पॉलिसी में दोहरापन था कि नहीं था, कि हर जगह केवल शोषण ही तो करना है। तो अधीनस्थ करने के बाद भी अगर आप उसको अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के बाद भी उसके साथ अच्छा प्रशासन करते, अच्छी नीतियां लेकर के आते, तब हम मानते कि आप उसको पूरी तरह से अपने साम्राज्य में लेकर संरक्षित किए हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी शोषण का काम चल रहा है, तो वो केवल दिखाने का एक था कि अपने अधीनस्थ कर लिए, लेकिन वास्तव में वो तो पृथककरण ही रहा है, अर्थात उसका अलगाव ही रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। ये आपको मैंने सिर्फ जो तरीका बताया वो सिर्फ एक ट्रिक बताया, कि चूंकि जब 4 क्रम में रहेगा तो आप इस बात को समझ सके। तो घेरे की नीति पहले हो गई और संघ की व्यवस्था क्या हो गई आपकी, अंतिम हो गई। अर्ध संघ हमेशा संघ से पहले हो जाएगा। और पृथककरण क्या है, 1857 तक ज्यादातर राज्यों को जीत लिए हैं, उसके बाद भी उसमें थोड़ा सा अलग ही रखे हैं उनको। तो यहाँ पर पहला घेरे की नीति, दूसरा आपका अधीनस्थ पृथककरण की नीति, तीसरा अर्ध संघ की नीति और चौथा समान संघ की नीति हो जाएगी। ठीक है, तो इसका क्रम क्या आ रहा है, हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ना, घेरे की नीति, अधीनस्थ, अधीनस्थ संघ की नीति और समान संघ की नीति। वहां मैं अर्ध संघ जो शब्द का प्रयोग कर रहा था, अर्ध का मतलब अधीनस्थ संघ से ही समझिएगा। ठीक है, क्योंकि अधीनस्थ आ चुके हैं उनके। सत्रह, देखिए सहायक संधि प्रथा प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य। इस प्रथा में शामिल सहयोगी राज्यों को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी, सही है, सही है, सेना तो रखना ही था। इस प्रणाली में शामिल देशी राज्य किसी पड़ोसी राज्य से कूटनीतिक संबंध बनाने तथा विदेशी विशेषज्ञ रखने का अधिकार खो देता था, सही है, संबंध भी नहीं बना सकते थे, कोई अलग प्रकार से आप नीति नहीं ले चल सकते थे। सहायक संधि की प्रथा में सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गई थी। सहायक संधि की प्रथा में सुरक्षा प्राप्त
राज्य की सेनाएं भंग कर दी गई थी? नहीं, सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं जो भंग कर दी गई थी, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है ना कि जो स्थानीय शासक लोग थे वो अपनी सेना नहीं रख सकते थे। सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गई थी, तो सहायक संधि का तो नियम ही था कि राजा अपनी सेना नहीं रख सकता है, और उसी के बदले तो फिर कहा गया भाई राजा अपनी सेना नहीं रखेगा तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी? तो कहे सुरक्षा हम देंगे ना। अगर इसमें अभी भी डाउट है तो आइए अंतिम पॉइंट पे। देखिए ये तो एक तरह का उनका क्या था ना, एक नीति था ना। अगर मान लेते वो अपनी सेना ब्रिटिशर्स को दे दिए, ठीक है, तो उस सेना का उपयोग कौन से वो राजा अपना कर पा रहे हैं? क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो सेना आपसे ले भी ले रहे थे तो उस सेना को क्या कर रहे थे, किसी दूसरे राजा को दे रहे थे, लेकिन सैलरी तो अपने पास से दे रहे थे ना, उनको खर्च तो अपने पास से दे रहे थे ना। तो जो भारतीय राजा थे वो जिस सेना को पैसा दे रहे थे वो उनकी सेना तो थी नहीं, वो तो ब्रिटिश उनको दिए थे ना। अब इसके चौथे पॉइंट पे आ जाइए। मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दे दिया। ये तो एकदम स्पष्ट गलत आपको दिखाई दे रहा है। तो चार में से क्या एक ही तो सत्य हमको छांटना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भाई उन्होंने सहायक संधि स्वीकारा ही नहीं था, इसीलिए तो पूरा फिर युद्ध हो गया। यहाँ पर देखिए दो चीजें, जैसे मान लेते हैं एक हो गया कि ये एक राज्य क्षेत्र हो गया, अब यहाँ पर क्या है, एक भारतीय सेना है। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या कहा, पहली बात तो ये कहा कि आप अपनी सेना रख ही नहीं सकते हैं। तो ये बात आई कि भाई हमारी सुरक्षा कैसे होगी, चाहे वो बाह्य सुरक्षा की बात हो और चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात हो। तो ये कहे हम आपको सेना देंगे ना, हम आपको सेना देंगे। तो हम जब आपको सेना देंगे तो इस सेना का खर्च कौन उठाएगा? तो कहे खर्च आप उठा लीजिएगा, आपको सुरक्षा से मतलब हम सेना दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सेना कौन सी सेना कहला रही थी? ये सेना ब्रिटिश सेना कहला रही थी। तो ये तो वफादारी तो ब्रिटिश के खिलाफ करेंगे, ब्रिटिश के साथ करेंगे ना। अब अगर मान लेते हैं देसी रियासत कहे कि हमारे पास जो सेना उसकी क्या होगी, तो कहे काहे चिंता कर रहे हो, उनका भी हम काम कर देंगे, उनकी सेना अपनी सेना हमको दे दो, ठीक। तो अब उनकी सेना जब ले लिए तो उनकी सेना भी तो ब्रिटिश की सेना हो गई, और इस ब्रिटिश सेना क्या करते थे, फिर दूसरे क्षेत्र में लगा देते थे। तो सारी सेना उठा के थोड़ी लगाएंगे एक साथ, वो एक तरह से अपने कर्मचारी हैं, कुछ को यहाँ भेजे, कुछ को वहां भेजे, कुछ को यहाँ भेजे। वो तो हम काम बता रहे हैं आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इसमें डी हो गया 17 का। हरा, अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया? ये तो आसान ही था, हो गया। अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया था? किसका किया था? सिंध का किया था, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी, 18 का बी हो जाएगा। 19, अब इससे ज्यादा तो कुछ मिलेगा नहीं। भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया ना, तो ये तो आराम से हो जाएगा। ए लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, इसके लिए कहा जा रहा है सहायक संधि, तो ये तो सही है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर क्या था, वो उस समय भारत पर क्या था, नेपोलियन के आक्रमण का भी भय था। तो ये चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को अगर अपने नियंत्रण में ले लेंगे, तो एक्चुअल में क्या था, सहायक संधि लाने का ये भी कारण था कि वो चाहता था कि या तो आपकी सेना अपने आप में ना रहे और या तो फिर युद्ध करके हम आपको विजित कर लें। क्योंकि इनको भय था ना कि नेपोलियन फ्रांस की तरफ से जब आ रहा था तो कहीं वो भारत के क्षेत्रों में आता तो ब्रिटिश विरोधी जितने लोग थे वो सब उसके साथ मिल जाते। तो इसलिए राजा को तो कहते ना पंगु कर दिया, जब सेना ही नहीं रहेगी तो आप मिलकर भी क्या कर लोगे उनसे, तो सेना तो हमारी ही रहेगी। तो ये भी एक चीज था। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, तो ये सही। और बाकी ये जो वेलेस्ली की सहायक संधि है या जो आपने पढ़ा डलहौजी की हड़प नीति है, इसका आय से कोई बहुत विशेष मतलब आप कह सकते संबंध नहीं था। ये सब क्या था, केवल एक अपनी नीति के तहत ज्यादा ज्यादा क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा लागू नहीं होता? सी, 20वें का सी।
21। 19वीं सदी की प्रेसिडेंसियों और प्रांतीय सरकारों के संबंध में नीचे दिए गए संबंधों पर विचार कीजिए। प्रेसिडेंसी और प्रांतीय सरकार। प्रांतीय सरकारों को प्रेसिडेंसियों की सरकारों से अधिक शक्ति प्राप्त थी। प्रेसिडेंसी की सरकार से अधिक शक्ति प्रांतीय सरकार को प्राप्त हुई है? नहीं हुई है। प्रेसिडेंसी मतलब बंगाल हो गया, बंबई हो गया, मद्रास हो गया, तो वहां पे जो गवर्नर थे या गवर्नर जनरल थे उनकी शक्ति प्रांतियों से हमेशा ज्यादा रही है। प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा चलाया जाता था। प्रांतों का शासन, देखिएगा, एक अब इस समय क्या है, गवर्नर जनरल है, एक गवर्नर है, और इसके अलावा एक कौन होते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर और कमिश्नर। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल है, अब ये बंगाल के हो गए। अब बंगाल के जो गवर्नर जनरल हो रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये तीनों ही जगहों पर नियंत्रण कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये बंबई वाले भी कर रहे हैं, ये मद्रास वाले भी कर रहे हैं, और ये बंगाल वाले भी कर रहे हैं। और अब क्या होगा, इनके नीचे प्रत्येक स्थान पे क्या होगा, एक गवर्नर होगा, एक गवर्नर होगा। और ये गवर्नर कैसे काम करते थे, तो इनके 3 सदस्यों की काउंसिल होती थी, 3 सदस्यों का परिषद होता था। इसका मतलब प्रत्येक प्रेसिडेंसी का इनका अपने गवर्नर होता था। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका पद और बड़ा हो गया था, अब वो तीनों प्रेसिडेंसी का प्रमुख हो गया था। ठीक है, अब इसके अलावा जो अन्य प्रांत बच रहे हैं, अब उनका नियंत्रण कौन होता था, तो उनका वहां पे जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता था उसी को आप लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते थे। क्या कहते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर व कमिश्नर इनके माध्यम से चलता था। भाई पूरे भारत की अगर हम लोग बात करें तो पूरे भारत में केवल बंगाल, मद्रास और जो बंबई, यही 3 प्रेसिडेंसी नहीं ना थी। जैसे आप देख रहे हैं तो एक संयुक्त प्रांत होकर दिखाई दे रहा है आपको, एक उत्तर पश्चिम प्रांत आपको दिखाई दे रहा है, मध्य प्रांत दिखाई दे रहा है, तो ये सब प्रांत कहला रहे हैं, बाकी सब बड़े स्तर पे क्या है, प्रेसिडेंसी कहला रही है। ठीक है, और यहाँ कह क्या रहा है, यहाँ कह रहा है कि प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, तो प्रांतों का शासन किसके द्वारा होता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा चलाया जाता था। तो इसका कौन सा हो जा रहा है, डी, कोई भी इसमें सही नहीं है ना, 21 का डी। है हाँ, जैसे मान लेते हो तो हमेशा से कि गवर्नर जनरल जो है बंगाल के पद से प्रारंभ हुआ है, तो बंगाल का ही गवर्नर जनरल होता था वो। तो अगर हम लोग मतलब मद्रास के भी गवर्नर जनरल बात करते तो भी अपने आप में गलत हो जाता। कौन सा था, 22? भारत में आरंभिक ब्रिटिश शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक ब्रिटिश शासन, रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल, नाम याद कर लीजिएगा, को भारत का मानचित्र बनाने के लिए कहा था। हाँ ना, एक्चुअल में क्या हुआ था, देखिए भाई, जो भारत था तो ब्रिटिशर्स तो बाहर से आए हैं, पूरे भारत के कौन कौन से क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने के लिए कौन से मार्ग हैं, अलग अलग जगह पर मानचित्रीकरण करके कि वहां पर कैसे किस प्रकार के संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, किस क्षेत्र का हमको प्राथमिकता देना चाहिए, ये सब कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले जब रॉबर्ट क्लाइव ने इनको कार्य दिया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने इनको मुख्य रूप से जो कार्य दिया था वो ये दिया था कि जो ब्रिटिश क्षेत्र हैं उनका आप क्या करिए, मानचित्रीकरण करिए, ताकि एटलीस्ट ब्रिटिश क्षेत्र को हम एक चित्र में देख सकें। और प्लस मानचित्र आप जानते हैं कितनी नीति बनाने में काम आता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी उपयोगिता बढ़ने लगी, तो उसने पूरे भारत के मानचित्रीकरण के लिए क्या किया था, बहुत बड़ी इनको जिम्मेदारी दे दी थी। और उसी के तहत फिर क्या था, जो आप अलग अलग जनजातीय क्षेत्र देख रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र देख रहे हैं, मतलब तमाम प्रकार के हर क्षेत्र का जो है मानचित्र बनाना, क्योंकि आप जानते हैं ना कहीं पर अगर आप उस पर अपनी नीति लगाना भी चाह रहे तो इतना आसान तो होता नहीं कि 2 लोग जो है डमरू पीटते हुए गए कि आज से आदेश हो गया है।
भाई आपको हमेशा व्यवस्था ये करनी पड़ेगी कि वहां पर क्या होगा, धीरे धीरे अपनी प्रशासनिक इकाई पहले लेके जाएंगे, फिर जब किसी तरह का विद्रोह होगा तो सेना हम हमेशा लेके पहुंच सकें। तो ऐसे में पहले आपके पास मैप क्लियर होना चाहिए कि किस जगह से कहां से कैसे हम लिंक करेंगे, ताकि वहां प्रशासनिक व्यवस्था भी दे सकें, सेना भी पहुंचा सके, या अन्य आवश्यकता पड़े तो हम कैसे नियंत्रित कर सकें। तो भारत का जो है वो मानचित्रीकरण का योगदान किसे जाता है, जेम्स रेनल को जाता है, ब्रिटिशर्स के संदर्भ में। ठीक है, भारत में ब्रिटिश विजय का एक बड़ा समर्थक रेनल मानचित्र निर्माण को प्रभुत्व स्थापित करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है, क्योंकि जब तक मानचित्र नहीं होगा तब तक आप किसी क्षेत्र की मतलब किसी क्षेत्र के प्रति आप नीति ही नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भारत का पहला मानचित्र 1782 में जेम्स रेनल द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 का डी हो जाएगा। ठीक है, सभी सही है यहाँ पर। 23, सहायक संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। इसने संधि में शामिल भारतीय राज दरबारों में ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति का प्रावधान किया था। सही किया था ना, क्योंकि आप जानते हैं सेना के साथ साथ क्या था, एक अधिकारी भी उनका होना चाहिए था ना, तो वही ब्रिटिश रेजिडेंट कहला रहा है। इसने संधि में शामिल राज्य के बाह्य मामलों में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप न करने की नीति का प्रावधान था। बाह्य मामलों में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप न करना, भाई आंतरिक और बाह्य सभी उनके नियंत्रण में था। ठीक है, इसने संधि में शामिल राज्य को किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नियुक्त करने से प्रतिबंधित किया था। इसने संधि में शामिल राज्य को किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नियुक्त करने से प्रतिबंधित किया था। भाई पूरी ब्रिटिश सेना लेके उतर रहे हैं और किसी भी यूरोपीय के लिए कह रहे हैं ना, तो क्या होगा, क्या चीज, नहीं वो सब तो बहुत पीछे छूट गया ना, ये तो सहायक संधि की बात हो रही है। तो सहायक संधि 1799 की बात आ गई, पुर्तगाल का बहुत पीछे छूट गए हैं अब, है ना। सहायक संधि के संबंध में बातें कहा जा रहा है ना, तो ये तो हम लोग कब पहुंच रहे हैं, वेलेस्ली के शासनकाल में पहुंच रहे हैं। अब वेलेस्ली के शासनकाल क्या है, 1798 शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये भी गलत हो रहा है। अब इसका आंसर क्या हो जा रहा है, तो सही कौन सा था, केवल एक ही तो सही था ना। इस संधि में शामिल भारतीय राज दरबारों में ब्रिटिश रेजिडेंट्स की नियुक्ति का प्रावधान था, ये सही था। बाकी अब बाहरी मामले में मतलब जो है हस्तक्षेप, इस संधि में शामिल राज्य के बाह्य मामलों में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप न करने की नीति गलत थी। और इसके साथ साथ ये भी क्या है कि किसी यूरोपीय को नहीं दे सकते। 23 का बी। बी में केवल एक है ना, बी केवल एक, दूसरा तीसरा गलत ही है। व्यक्तिगत का सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा पेश किया गया था, डलहौजी द्वारा है ना, व्यक्तिगत सिद्धांत ना। हाँ, यह भारतीय राज्यों के उत्तराधिकार की समस्याओं से संबंधित है, तो संबंधित है कि नहीं है, क्योंकि उत्तराधिकार के नियम ही तो उसने बदल कर रख दिया था। इसने भारतीय शासकों के असंतोष में वृद्धि की, जो 1857 के विद्रोह के रूप में परिणत हुआ। तो बहुत बड़ा कारण ये भी था, डलहौजी की हड़प नीति थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, दूसरा और तीसरा, 24 का डी। क्या चीज, जो डुप्ले की नीति थी, डुप्ले की जो नीति थी ना, हाँ, वो सहायक संधि के संदर्भ में था। आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंग्ल मराठा युद्ध, मराठों के उत्तराधिकार की लड़ाई में अंग्रेजों को
उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का मौका मिला। ये तो आपने बार बार देखा था कि तीनों आंग्ल मराठा युद्ध में कहीं ना कहीं उनकी आपसी कलह थी जो अंग्रेजों को बीच में खींच करके ले आ रही थी। ठीक है, 1802 में हुई बेसिन की संधि के तहत पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर लिया। अभी मैंने बताया आपको 1801 में अवध था, 1802 में पेशवा थे जो स्वीकारे थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की जीत हो गई थी। तो क्या हो गया, पहला और दूसरा, बी, जिसका बी। 26 सहायक संधि में शामिल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेज अपने सहयोगियों को केवल बाहरी खतरों से बचाने के लिए उत्तरदायी होंगे, ऐसा कुछ था? ऐसा तो नहीं है, आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों के लिए बात किया जा रहा है। ठीक है, सहयोगी केवल अंग्रेजों की अनुमति से युद्ध में संलग्न हो सकते हैं। सहयोगी केवल अंग्रेजों की अनुमति से युद्ध में संलग्न हो सकते हैं। बिल्कुल, जब नीति उनकी चल रही थी, जब कहेंगे तभी आप युद्ध कर सकते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने इस गठबंधन को स्वीकारा था ना, तो हैदराबाद के निजाम से ही प्रारंभ हो रहा है, तो ये भी सही है। दूसरा और तीसरा, 26 का सी। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत देशी राज्यों के विलय की नीति को अपनाया। निम्नलिखित राज्यों में से किसका विलय इस सिद्धांत के तहत नहीं किया गया? तो देखिए किसका किया था, बगाट का किया था, नागपुर का किया था, उदयपुर का किया था, पीगू का नहीं हुआ था और सिक्किम का नहीं हुआ था। तो इसमें किसका किसका विलय नहीं किया था? तो दूसरे और तीसरे का विलय नहीं किया था, सी, 27 का सी। डलहौजी के अधीन निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हुए? डलहौजी के अधीन निजाम से बराड़ रियासत की प्राप्ति किया था। सिक्किम के तराई तथा तिस्ता नदी, तो जानते हैं सिक्किम का क्षेत्र मुख्य रूप से इसी के समय में ना, जो डॉक्टर के अपमान के आधार पर आपने देखा था मिला लिया था, ये भी क्षेत्र है। अवध का प्रदेश, ये भी क्षेत्र है। नर्मदा नदी के उत्तर तथा दक्षिण का प्रदेश, ये गलत है। ठीक है, देखिए मुख्य रूप से क्या था, जो मराठा का साम्राज्य आप देखेंगे ना, और नर्मदा के आसपास का जो क्षेत्र यानी उत्तर और दक्षिण के आसपास का क्षेत्र देखेंगे, तो डलहौजी के आने से बहुत पहले क्या था, ब्रिटिशर्स वहां पर अपना सारा नियंत्रण प्राप्त कर चुके थे, सारे क्षेत्रों को जीत चुके थे। ठीक है, तो इस वजह से क्या है यहाँ पर, पहला, दूसरा और तीसरा, 28 का सी। डलहौजी की हड़प की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया और प्रत्येक वर्ग के राज्यों पर हड़प की नीति को अलग अलग लागू किया था। सही था, इसने जो है ना भारत के जितने भी राज्य थे उनको 3 वर्गों में बांट दिया था ना, और सब पे क्या था, अलग अलग प्रकार की नीति करके सबको अपने क्षेत्र में मिलाना चाहता था। इसीलिए डलहौजी की कई नीति आप देखते थे, कुशासन का आरोप लगा दिया, प्लस आपने देखा तो जैसे उसने क्या किया कि जो मतलब जो गोद प्रथा था उसको निषेध कर दिया था। कहीं पर आपने देखा युद्ध की नीति चला दिया था। तो उसने क्या किया था, प्रांतों को कैटेगरी में बांट दिया था कि किस प्रांत को किस नीति के तहत हमको क्या करना है, अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना है। तो तीन मतलब कैटेगरी में बांटा था। इस नीति के तहत सर्वप्रथम सतारा पर अधिकार किया। तो सतारा पर अधिकार किया था, सतारा से ही तो प्रारंभ कर रहा है, 1848। तो दोनों सही है, हो जा रहा है 29 का सी। 30 यांडबू की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? इसने वर्मा को युद्ध का हर्जाना भरने और असम, कछार व जयंतिया पर उसके दावे का परित्याग करने को विवश किया। सही है, 1 करोड़ रुपए का लगभग हर्जाना लगाए थे ना। वर्मा ने नागालैंड को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान किया। गलत है, नागालैंड को नहीं दिया था, मणिपुर को यहीं से फिर क्या हो गया था, स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था। ठीक है, इसने अंग्रेज को वर्मा की अधिकांश तट रेखा और
अधिगृहित करने और भावी क्षेत्र विस्तार के लिए वर्मा में एक सुदृढ़ आधार बनाने की अनुमति दी थी। सही है, पहला और तीसरा ना, पहला और तीसरा बी। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि चूंकि वर्मा वगैरह जो क्षेत्र था ना, ब्रिटिशर्स का उधर जाने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण ये था कि अब जंगलों के तरफ जो उनको संसाधन प्राप्त हो रहे थे उसका अंधाधुंध दोहन करना था, प्लस अपने साम्राज्य का विस्तार तो हमेशा से एक नीति रही ही थी। ठीक है, तो इसी के तहत आप ये जो अगला पॉइंट देख रहे हैं ना कि वर्मा को अधिकांश तटरेखा और अधिग्रहित करने और भावी क्षेत्र विस्तार के लिए वर्मा में एक सुदृढ़ आधार बनाने की अनुमति थी। ठीक है, पश्चात गमन और संकेंद्रण की नीति किसकी है? 30 इसको फैक्चुअल पॉइंट के रूप में आप याद कर लीजिएगा ना। यहां पर क्या कह रहा है? पश्चात गमन और संकेंद्रण की नीति। 31 का डी। निम्नलिखित में से किसने सैन्य नियमावली फतुल मुजाहिद्दीन लिखी हैं? किसका है? फतुल मुजाहिद्दीन। यह जैनुल आबिदीन सुस्तरी का, हाँ, जो आबुद्दीन के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसका है। और इसमें क्या था? तो रॉकेट और तोपों को इस्तेमाल के बारे में क्या था? इसने वर्णन किया है। और जो टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान ने क्या किया था? अपनी नीति में जो है इनकी इस नीति को भी प्रयोग में लाया था। ठीक है, तो मतलब ये ध्यान रखिएगा कि इसका संबंध यहाँ पर टीपू सुल्तान के कारण आ रहा है, नहीं तो ये मध्यकाल के इतिहास का घटनाक्रम हो जाता। ठीक है, एक और बच्चा, अच्छा एक और है, हाँ तो यह 33वां। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत कई देशी राज्यों का ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया। इस संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को उनके अधिग्रहण के सही कालक्रम में लगाइए। बताइए, आप लोग लगाइए इसको जल्दी से। सतारा हो गया, जैतपुर और संभलपुर हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद इसमें उदयपुर हो जा रहा है, फिर झांसी हो जाएगा, फिर नागपुर हो जाएगा, फिर अवध हो जाएगा। अब इसी क्रम में देख लीजिए तो कौन कौन सा दिया है इसमें। सतारा दिया नहीं तो इसको हटा दीजिए। जैतपुर दिया है तो ये पहले पे हो जा रहा है, फिर उदयपुर दिया है तो ये दूसरा हो जा रहा है आपका, फिर झांसी दिया है ये तीसरा हो जा रहा है, और फिर नागपुर ये चौथा हो जा रहा है। तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, ये